हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। क्लास 8 की सामाजिक की और इतिहास की है। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। हम उसी से संबंधित आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक चल रहा था। इसमें आज का हमारा विषय है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। विलय नीति क्या थी और सर्वोच्चता की दावा क्या था। सर्वोच्चता की नीति, जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। आक्रामक चलती थी, उस नीति से चलती आ रही थी 19वीं सदी से। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडियन कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी क्या है, ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। कोई अगर कब्जा कर रहा है या उसकी धमकी दे रहा है तो उस पर अपना अधिकार मानती थी भारतीय रियासतों पर। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कहाँ पर है, कर्नाटक में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, कौन थी, चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उन्हें गिरफ्तार भी किया और 1829 में जेल में ही उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार रियायना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने उनको भी फांसी पर लटका दिया। और प्रतिरोध के इस ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हमें देखने को मिले। 1823 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले लें। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। इस तरह से उन्होंने उसको अपना शासन चल लिया। इसके बाद विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत इस शर्त पर आधारित है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। अगर उसका कोई वारिस नहीं है यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। वो हिस्सा वो जो उसकी रियासत है वो किसका हिस्सा बन जाएगी, कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। क्योंकि उनका कोई पुरुष वारिस नहीं था, उन्होंने उन रियासतों को क्या कर लिया, अपने हिस्से में कर लिया। आखिरकार 1856 में कंपनी में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। कंपनी ने अवध को भी ले लिया। ये कहाँ पर है, बिहार में। और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। तो उन्होंने अपने पक्ष में ये बात बोली। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया। क्योंकि जो नवाब था उन लोगों का प्रिय था तो सारे लोग भड़क गए और अवध के लोग भी 1817 के महान विद्रोह में फिर क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था। तो ये था वर्कशीट विलय नीति। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं। जैसे सर्वोच्चता की नीति क्या थी और सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई। तो सर्वोच्चता की नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता क्या है, सर्वोच्च है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सबसे ऊपर है और सर्वोच्च है। और इसलिए वह भारतीय राज्यों में से भी क्या है,
ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों पर कब्जा करने का अधिकार मानती थी कि जो भारतीय रियासत है उस पर कब्जा करने का अधिकार सिर्फ कंपनी को ही है। और ये नीति लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू की गई थी। इसके बाद विल्ले नीति का सिद्धांत क्या था और वे सिद्धांत अनैतिक क्यों था? ठीक है, तो विल्ले नीति का सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाए, हमने देखा, और उनका कोई वारिस, पुरुष वारिस ना हो, तो फिर उसकी जो रियासत है वो किसके हाथ चली जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाएगी। तो विल्ले नीति का सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी और यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और ये सिद्धांत बिल्कुल अनैतिक था क्योंकि इस तरह कोई तर्क नहीं होता और अंग्रेजों ने देशी रियासतों का विलय करने के लिए इस तरह के अनैतिक तर्क भी दिए थे। तो इसके उत्तर हम भी लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? तो सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कौन से कित्तर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और परिणाम स्वरूप कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया और आंदोलन छेड़ दिया था। लेकिन फिर क्या हुए थे? उनको मृत्यु हो गई थी। ये परिणाम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? क्या कारण था कि वो रूस के प्रभाव से डरी हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह डर था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, इसलिए क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। तो इसके उत्तर में हम ही लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी प्रतिक्रिया क्या होती, आप क्या करते? तो यदि आप लिखेंगे यदि हम कित्तूर का नागरिक होते तो अनैतिक रूप से राज्य को हड़पने की वजह से मैं अंग्रेजी कंपनी का क्या करते? विरोध करता। ठीक है, हम उसको कब्जा नहीं करने देते, हम विरोध करते। तो ये थे आज की वर्कशीट और ये थे इसके क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आई होगी वर्कशीट और इसके जो टॉपिक हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।